गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। 12 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, इसलिए सेशन को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिमोर लेस्ते, आपने इसका नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर में यह देश देखने को मिलता है। कौन सा? तिमोर लेस्ते। इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। हाल ही में इससे सम्मानित किया गया भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। आंसर डी। ओके, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है तिमोर लेस्ते के द्वारा। तो तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता ने प्रदान किया। तो यहां पर तिमोर लेस्ते के प्रेसिडेंट के बारे में भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को विमेन एम्पावरमेंट, सोशल वेलफेयर और इसके अलावा एजुकेशन के लिए जो उनका समर्पण है, दोनों देशों के मध्य में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो उनका समर्पण है, इसके लिए तिमोर लेस्ते ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया। कौन सा? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान बताया था जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ही दिया गया है। 6 अगस्त को 2024 में अभी भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को फिजी ने भी अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ओके, ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। और अब तिमोर लेस्ते ने अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है, इनको सम्मानित किया है। सेकेंड क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया? अमन सहरावत बहुत ही फेमस भारतीय रेसलर हैं। इन्होंने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। मैंने आपको नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ाया था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है जेवलिन थ्रो में। हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेकर आई है। ओके, और अब अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ब्रॉन्ज के लिए जो मैच था उसमें भारत के अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को हराकर यह ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। किस देश के खिलाड़ी को हराया? प्यूर्टो रिको। ठीक है, इस पदक के साथ ही अमन सहरावत ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। जब इन्होंने ये मेडल जीता, इनकी एज 21 साल 24 दिन है। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसके पहले ये रिकॉर्ड था पीवी सिंधु के नाम, जिन्होंने 2016 में रियो में जब मेडल जीता था तब उनकी एज 21 साल 1 महीना और 14 दिन थी। सिल्वर मेडल जीता था किसने? पीवी सिंधु ने। और अब उनसे भी कम उम्र के हो गए हैं अमन सहरावत, जो कि किसी भी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं, है ना। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं अमन सहरावत की। ठीक है, ऐसे इंडियन जो कि रेसलिंग में भारत के लिए कोई मेडल लेकर आए हैं किसी भी ओलंपिक में, तो ऐसे 5 लोग पहले से हैं, 5 रेसलर पहले से हैं। छठे बने हैं अमन सहरावत। तो यहां पर कौन कौन लेके आ चुका है? पहले केडी जाधव 1952 में हेलसिंकी जो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। फिर सुशील कुमार बीजिंग चीन में 2008 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था सुशील कुमार ने। योगेश्वर दत्त लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। रवि दहिया की बात करें तो सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और बजरंग पुनिया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। अब नए खिलाड़ी जुड़े हैं इस कैटेगरी में, अमन सहरावत, जो कि रेसलिंग में पदक लेकर आए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया
57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिपीट कर देता हूं, आपके लिए इंडिपेंडेंस डे की सेल शुरू हो गई है रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ जो भी दोनों एप्लीकेशन पर है वो आपको 60 से 70% तक ऑफ में, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अगले एक हफ्ते के लिए अवेलेबल है। तो आप आराम से ध्यान से देखिएगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, और उस आधार पर आप किसी भी कोर्स को, किसी भी पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशन पर जाकर। ओके, तो जल्दी कीजिए, पर फिर भी देख लीजिएगा आपके रिक्वायरमेंट की कौन सी चीज है, क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको काफी प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो सेल एक वीक तक चलेगी, तो इजीली आप किसी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं आराम से सोच समझ कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश की सेना के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो मैंने आपको कुछ समय पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मित्र शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको याद करने की। देखिए राम जी कभी श्रीलंका, लंका उस वक्त रावण की थी, तो राम जी लंका जाते हैं क्योंकि रावण को हराकर, है ना, सीता जी को वापस लाना था। तो राम जी क्या करते हैं, विभीषण से मित्रता करते हैं और सुग्रीव जी से मित्रता करते हैं। तो मित्र जब मिलते हैं राम जी को, तो मित्र की शक्ति से वो लंका के फतेह करते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए मित्र शक्ति, मित्र की शक्ति से लंका को जीता। एक छोटा सा ब्रेन साइंस से, है ना, छोटी सी आपको ट्रिक यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो कभी भी अब आपको मित्र शक्ति वॉर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी तो आप इजीली बता दोगे कि यह भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित की जाती है ना। इंटरेस्टिंग था। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज से मित्र शक्ति, इसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका के मध्य में किया जाता है। इस बार भी 2024 की इंडिया और श्रीलंका के मध्य में आयोजित की जा रही है ना। तो देखिए 10th एडिशन है इस साल 2024 में, 12 अगस्त को शुरू होगी और 25 अगस्त तक ये कंडक्ट की जाएगी। आज शुरू होने वाली है, 25 अगस्त तक चलेगी। आयोजन कहां पर हो रहा है, तो आयोजन हो रहा है श्रीलंका में, ठीक है ना। भारतीय सेना की ओर से राजपूताना राइफल्स के सैनिक यहां पर भाग ले रहे हैं और श्रीलंका आर्मी की गजबा रेजिमेंट, श्रीलंका की रेजिमेंट आप छोड़ सकते हो, इंडियन रेजिमेंट को याद रखिए, राजपूताना राइफल्स। मित्र शक्ति 2024 सबसे पहली बार इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 2012 में किया गया था भारत और श्रीलंका के मध्य में, और 9th एडिशन लास्ट ईयर 2023 में आयोजित किया गया था भारत के पुणे में, है ना। और अब 2024 में आयोजन कहां पर, श्रीलंका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का टाइम पीरियड या अवधि क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी घोषणा की थी कुछ समय पहले ही कि भैया नए घर बनाए जाएंगे इसके तहत। तो अब इसे क्या किया गया, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने मंजूरी प्रदान की है और यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक लागू की जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। देखिए इस योजना की अगर हम बात करते हैं ना, तो टाइम पीरियड क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक का। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से चलाई जा रही है और शहरी क्षेत्रों में घर के लिए अलग से अलॉटमेंट किया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 एक अर्बन, ठीक है, और एक रूरल, ठीक है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए मंजूरी दी गई है। फाइनेंशियल ईयर सेम है, ओके। इस योजना के तहत जो सेकेंड फेज शुरू किया जा रहा है, ग्रामीण जो योजना उसके अंतर्गत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे और शहरी जो योजना है उसके अंतर्गत 1 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा। देखिए यहां से आपको समझ में आएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, जिसकी टोटल बजट जिसके लिए दिया गया है 3,06,137 करोड़ रुपए, और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,30,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, 2,30,000 करोड़, जिसके तहत 1 करोड़ नए घर बनाए जाने वाले, ठीक है।
तो ये दोनों आपको चीजें समझ में आ गई। सबसे पहली बार जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2015 में शुरू की गई थी, जून 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन इसको नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इसको संचालित करती। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, है ना। देखिए यहां पर क्योंकि हमारा फोकस क्वेश्चन है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पहले आई थी 2015 के 14 के बाद से, मोदी गवर्नमेंट की स्कीम से ज्यादातर, तो उनकी हम यहां पर बात कर लेते हैं, एक नजर डालेंगे ताकि हमको याद रहे। डिजिटल इंडिया स्कीम ये आई थी 21 अगस्त 2014। देखिए कभी कभी क्या होता है, अनाउंसमेंट और शुरू होने की डेट आगे पीछे हो सकती है, तो उसके आधार पर आप ईयर भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, सागरमाला प्रोजेक्ट 25 मार्च 2015, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कमेंट में बताना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, बता दोगे। 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। आयुष्मान योजना, है ना, आयुष्मान कार्ड बनते हैं 25 सितंबर 2018, हेल्थ स्कीम। तो ये स्कीम्स हैं सेंट्रल की अलग अलग सेक्टर को लेकर, एक बार पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। आगे आ जाएं। हर साल वर्ल्ड लॉयन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लॉयन डे की अगर हम बात करते हैं तो यह मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। आंसर है, उद्देश्य आपको इसके नाम से समझ में आ जाएगा, शेरों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। वर्ल्ड लॉयन डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार 2013 में इसे मनाया गया था, तब से हर साल 10 अगस्त को यह मनाया जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि लॉयन के अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो पैंथेरा लियो इसका साइंटिफिक नेम है। 2 उप प्रजातियां हमें देखने को मिलती है लॉयन की, एक है अफ्रीकन लॉयन, ठीक है, और एक है एशियाटिक लॉयन। भारत में एशियाटिक लॉयन नॉर्मली गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, गुजरात में। तो ये 2 प्रजातियां है। IUCN जो कि रेड डेटा बुक को जारी करता है, उसमें अफ्रीकन लॉयन को वल्नरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है और एशियन लॉयन को इंडेंजर्ड कैटेगरी में जगह दी गई है रेड डेटा बुक में। साइंटिफिक नेम मत भूलिएगा, पैंथेरा लियो साइंटिफिक नेम है लॉयन का। इनके लिए वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, है ना। एशियाटिक लॉयन कि 5 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां इंडिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो देखो, रॉयल बंगाल टाइगर बिल्ली की प्रजाति के अंतर्गत आते हैं सब, ठीक है। इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, ठीक है। हिम तेंदुआ, स्नो तेंदुआ या स्नो लेपर्ड भी इसको बोलते हैं। एशियाटिक लॉयन की बात करें तो ये केवल हमको भारत में गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेंगे। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया? तो अनाज एटीएम, है ना, ग्रेन एटीएम की यहां पर बात हो रही है। तो पहला 24 घंटे चलने वाला जो ग्रेन एटीएम है वो खोला गया है हाल ही में भुवनेश्वर में, देश का पहला है। भुवनेश्वर कहां आता है आपको पता है? भारत के ओडिशा राज्य में, ओडिशा भुवनेश्वर, ठीक है। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहां पर देश का पहला 24 घंटे खुलने वाला अनाज एटीएम लॉन्च किया गया, खोला गया। इसको पर्टिकुलर एक नाम भी दिया गया है, अन्नपूर्ति। क्या नाम दिया गया? अन्नपूर्ति, ठीक है ना। ओडिशा राज्य सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इसे संयुक्त रूप से शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लोग हैं देश में या फिर उस जगह पर पर्टिकुलर जो बीपीएल कार्डधारी है, गरीब परिवारों से आते हैं, पीडीएस जो भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल से गेहूं अनाज दिया जाता है, उसके लाभार्थियों को 24/7 अनाज उपलब्ध हो सके। यह मुख्य उद्देश्य है भारत के पहले 24 घंटे चलने वाले ग्रेन एटीएम का।
कहां पर स्थापित किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज ये बांट सकता है लोगों को। ठीक है, वैसे देखिए पहले भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे चलने वाला एक ग्रेन एटीएम लगाया जा चुका है। जुलाई 2021 में देश का पहला जो ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट था वो लगाया गया था हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में। पहली बार स्थापित किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और अब लगाया गया है देश का पहला 24 घंटे चलने वाला परमानेंट ग्रेन एटीएम। कहां पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में। चर्चित अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज किस महासागर में स्थित है? अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज ये दोनों ही हमको देखने को मिलेंगे हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। रिज जानते क्या होता है? समुद्र के अंदर एक उठा हुआ क्षेत्र, जैसे पहाड़ होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण जब प्लेटें टकराती है तो कोई हिस्सा ऊपर उड़ जाता है, ऊपर से एक नुकीला होता है और एक अच्छी लंबी श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ता है, तो ये रिज होते हैं। इसी तरह के जो क्षेत्र है उठे हुए, है ना, उथले क्षेत्र 3 जो कि हिंद महासागर में खोजे गए थे, इनको नाम दिया गया है अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। किस महासागर में? इंडियन ओशियन में। ठीक है, यहां पर अगर आप लोकेशन देखेंगे इस मैप पर तो आपको ये इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन दिखेगी, इंडिया के दक्षिण में। देखिए आपको तो केवल नाम और किस महासागर में ये भी याद रखेंगे तो यहां पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के प्रस्ताव पर, क्योंकि ये भारत के प्रस्ताव पर ही इनके नाम बने इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो भारत के प्रस्ताव के बाद इंडियन ओशियन में पानी के नीचे 3 ज्योग्राफिकल एरिया हैं, 3 आकृति है ना, भूमिगत आकृति। आधिकारिक तौर पर अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज इन्हें नाम दिया गया। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के द्वारा इन्हें हाल ही में मान्यता दी गई। तो अब आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अशोका सी माउंट 2012 में खोजा जा चुका है। ठीक है, 180 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया हमको देखने को मिलता है, या फिर 180 किलोमीटर स्क्वायर बोल लीजिए। चंद्रगुप्त रिज की बात करते हैं तो 2020 में इसे खोजा गया था। मैं आपको बोल रहा हूं ये डिटेल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त रिज 2020 में खोजा गया था और कल्पतरु रिज खोजा गया था 2012 में। समुद्री संरचनाएं उथली संरचनाएं हैं समुद्र के धरातल पर, जिन्हें रिज के नाम से यहां पर पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो हिंद महासागर में है, तीनों ही कहां लोकेटेड? हिंद महासागर। आगे, लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक की बात करें 2024 की, तो इसे निर्मला सीतारमन जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में पेश किया। देखिए जो पुराने बैंकिंग कानून है उसमें संशोधन के लिए यह नया संशोधन अधिनियम लाया गया है। ठीक है ना, बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करना इसका मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग लॉ बिल 2024 का। किन किन दूसरे अधिनियमों में बदलाव होगा? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1970 और 1980, इन कानूनों में यहां पर संशोधन किया जाएगा। कुछ चीजें भी मैंने आपको यहां पर बताई है कि किस तरह के संशोधन होंगे। जैसे मेन हम देखें तो किसी भी बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या मौजूदा 1 से बढ़ाकर अब 4 करने का प्रस्ताव है। ठीक है, इसके अलावा जो वैधानिक लेखा परीक्षक है उनके वेतन का निर्धारण किया जाएगा, वेतन निर्धारण और उनमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम किया जाने वाला है। और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स, जो बैंक हैं, जितने भी बैंक होती है एक पर्टिकुलर तिथि को, है ना, देखिए प्रत्येक माह की 15 तारीख या फिर जो मंथ की एंडिंग डेट होगी उस दिन अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, फिर या फिर यूं कहे कि आरबीआई को। ठीक है ना, तो बैंक्स को अनुपालन रिपोर्ट देने की तिथि अब प्रत्येक माह 15 या फिर लास्ट डेट कर दी गई है, जो भी मंथ की लास्ट डेट होगी। तो इस तरीके से कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं नए बैंकिंग अधिनियम में। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि भैया
बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो लोकसभा में इसे पेश किया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही लेक तुर्काना किस महाद्वीप में स्थित है? लेक तुर्काना यह हमको देखने को मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में, केनिया के उत्तर में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो लेक तुर्काना की बात करें तो यहां से एसएससी में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेक तुर्काना का ही, तो इसे स्पेशली याद रखिएगा। हाल ही में देखिए यूनेस्को और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन दोनों ने ही एक सर्वेक्षण शुरू किया है लेक तुर्काना में, मतलब इस झील को लेकर एक सर्वेक्षण शुरू किया है दोनों ही इन ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों? इस झील के माध्यम से आसपास के कितने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, कितना पानी कहां तक पहुंचाया जा सकता है, इन सभी को लेकर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि क्षेत्र की आबादी की आर्थिक भलाई हो सके और खाद्य संकट जो है उस क्षेत्र में उसको दूर किया जा सके। तो लेक तुर्काना अभी सुर्खियों में है, सबसे बड़ी रेगिस्तानी झीलों में गिनी जाती है। ठीक है ना। ओमो तुर्काना बेसिन का हिस्सा है जो कि नॉर्मली 4 देशों में फैला हुआ है। बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है, इथोपिया, केनिया, साउथ सुडान और युगांडा। अगर आप लोकेशन देखेंगे ना इस झील की तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी अफ्रीका में लेक तुर्काना। ठीक है। केनिया के उत्तर में इस लेक की आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। और मैप में अगर आप यहां पर देखेंगे तो शायद आपको इसके साथ के जो देश है वो भी पता चल जाए। देखो केनिया के उत्तर में लोकेटेड है, इथोपिया से टच होती है, इधर आते हैं तो साउथ सुडान आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। पश्चिम में आपको युगांडा देखने को मिल जाएगा। पर लेक कहां पर है तुर्काना? तो ये केनिया में स्थित है। किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। आगे आइए लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मिशन के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई? तो मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है। आज के क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लगेंगे क्योंकि आज यहां पर डिटेलिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है ना। फैक्चुअल चीजें आपको शुरू में ही मिली है, डिटेलिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा है, तो आज का थोड़ा सा जो सेशन है वो आपको टफ लगा होगा। ठीक है। देखते हैं फिर भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ नहीं सकते हम। मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स ये इनिशिएटिव हाल ही में शुरू किया गया है किस मिशन के अंतर्गत? दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। देखिए पहल क्या है, इनिशिएटिव क्या है? तो सोशल चैलेंजेस से निपटने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना इस पहल का या इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य। इसके तहत किया क्या जाएगा? ग्रामीण नेताओं की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाना, उनको अवेयर करना। ठीक है। उन्हें सशक्त बनाकर पूरे भारत में और उससे भी आगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देश को प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य इस इनिशिएटिव का, जिसे मिलियन डिजाइनर्स और बिलियन ड्रीम्स के नाम से पुकारा गया है। इनिशिएटिव शुरू किया गया केंद्र के द्वारा किस पहल के अंतर्गत या किस योजना के अंतर्गत? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ओके। तो यहां पर 12 अगस्त के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को यहां पर समझने की कोशिश की। शुरुआत में अच्छे फैक्ट आपको मिले, उसके बाद डिटेलिंग ज्यादा थी, है ना। चलिए अब हम चलते हैं यहां पर लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर का भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 89.45 मीटर, है ना। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। 9 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव मनाया गया? तो यह है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका शताब्दी महोत्सव यूपी में योगी आदित्यनाथ ने इनोग्रेट किया है। भारत के किस राज्य में वायरस अमीबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस मिला है? कहां पर मिला है ये वायरस? तो ये मिला है केरल में। कोई भी वायरस पूछे, जगह नहीं पता हो कि इंडिया में कहां मिला है, तो केरल लगा के आ जाना। अधिकतर बीमारी और वायरस हमने देखे केरल से ही आ रहे हैं। नहीं पता हो तब तुक्का लगाना, बाकी अगर याद हो तो सही आंसर कीजिएगा।
हाल ही में किस राज्य में कंदिल पुष्प पौधे की प्रजाति सेरोपेगिया शिवरायना की खोज की गई? तो यह खोजी गई है महाराष्ट्र राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। आगे आइए, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का फ्लैग बेरियर किसे घोषित किया? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश, है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता सुंग दाओ ली का निधन हो गया। किस क्षेत्र में नोबेल दिया जा चुका है? तो इन्हें नोबेल दिया जा चुका है फिजिक्स के क्षेत्र का। आंसर बी। भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? IPS राजीव गांधी, ठीक है, सॉरी IPS रवि गांधी। राजीव गांधी PM याद आने, IPS रवि गांधी, ठीक है, ओके। चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, या कहां पर इसकी घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व, है ना। किस राज्य द्वारा वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो महाराष्ट्र में। आंसर बी। और लास्ट क्वेश्चन क्या था भैया? हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो ये है PR श्रीजेश। ओके, आंसर हो जाएगा आंसर ए। सैटरडे के सेशन में PR श्रीजेश, इसको करेक्ट कीजिएगा, वैसे मैं आपको वीकली में करेक्ट करवा चुका हूं। PR श्रीजेश केरल से बिलोंग करते हैं। ओके, इसे करेक्ट कीजिएगा। वहां पर शायद मैंने आपको ओडिशा बता दिया था। मोर देन 100 फैक्ट डेली करंट अफेयर में रोज रहते हैं, तो एक आध दो फैक्ट हो सकता है कि कभी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो आपके कमेंट मैंने देखे थे, तो इससे केरल कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए PR श्रीजेश के बारे में। आंसर यहां पर ए हो जाएगा। वीकली में वैसे मैं आपको करेक्ट करवा चुका हूं जो फैक्ट गलत था, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। पहला देखिए, CRPF ने 27 जुलाई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो CRPF ने 27 जुलाई बोला ना, 27 जुलाई 2024 को अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है ना। बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 1997 में। और क्रिकेट विमेंस एशिया कप सबसे ज्यादा बार इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया है 7 बार, ठीक है। आंसर मिल गए। यहां पर बिल्कुल सही आंसर आया, 007 के नाम से आईडी है। वैसे तो सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आया। तो 86th फाउंडेशन डे मनाया गया है CRPF का 27 जुलाई को, ठीक है। सेकेंड क्या था भैया? बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में। और इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने 7 बार जीता है विमेंस एशिया कप। ओके, चलिए अब आपके लिए नए क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? निखत जरीन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? और चंबल किसकी सहायक नदी है? सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कमेंट में बता पाओगे इनके आंसर। मिड वीडियो में जो मैंने आपसे पूछा है उसका भी आंसर करिएगा। ध्यान से सभी को नोट कीजिए, कमेंट कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।